रहीम। नज़म का उन्वान है नफ़ीर अमल। इसके जो शायर हैं वो मजीद अमजद हैं और ये जो नज़म है आप देख रहे हैं इसके हर बंद में 5 मिसरे हैं और जो आखिरी मिसरा है नौजवानाने वतन आओ कोई काम करें, ये इस सफ़े पे आपको 2 बंद नज़र आ रहे हैं, 3 बंद नज़र आ रहे हैं। तो तीनों के आखिर में ये मिसरा दोहराया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है ये तरजीह बंद एक नज़म है और इसके चूँकि 5 मिसरे हैं लिहाजा ये एक मुखम्मस है। तो हम इसे कहेंगे ये मुखम्मस तरजीह बंद इसकी हैयत है। हैयत शक्ल को कहते हैं, हे ये ते। तो हैयत शक्ल को कहते हैं। ये कसीरुल इंतखाबी जिसे MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें ये सवाल आ सकता है कि नफ़ीर अमल जो है वो किस हैत में लिखी हुई नज़म है, ये भी हो सकता है। या पूछा जा सकता है मुखम्मस तरजीह बंद क्या होती है, उसके हर बंद में कितने मिसरे होते हैं, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। टेप का मिसरा पूछा जा सकता है, वो क्या होता है। यानी इसमें MCQs 2-3 बन जाते हैं इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए। तो आप उस हवाले से भी ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं नोट करें कि इसमें ये सवाल बन सकते हैं इम्तिहान के नुक्ता नज़र से। और तशरीह मैं उसकी अभी करवाता हूँ। तशरीह इसकी तकरीबन 1.5 सफ़े की होगी। ये 6 नंबर का सवाल होगा पेपर में और ये होगा हिस्सा जो दोम है उसका ये दूसरा सवाल होगा। पहला होगा नसरी पैराग्राफ की तशरीह, 2 दिए जाएंगे नसरी पैराग्राफ, एक आपकी किताब से, एक बलूचिस्तान बोर्ड की किताब से। ये उसके बाद अगला सवाल होगा। नसी पैराग्राफ की तशरीह के भी 6 नंबर हैं, इसके भी 6 नंबर हैं। इसमें एक बंद जो है वो आपकी किताब से दिया जाएगा, दूसरा बंद जो है वो बलूचिस्तान बोर्ड की किताब से दिया जाएगा। तो आप इसकी तशरीह जो है तकरीबन 1.5 से 2 सफ़े के दरमियान अगर कर सकें और हमेशा नज़म की तशरीह जो है वो इकट्ठी मिला के करना होती है। ये मैंने बार बार आपको बताया है और बार बार आपने इसको भुलाया है। तो बहरहाल उस्ताद का काम तो बताना ही होता है, आगे फिर नसीहत उसी के लिए होती है जो नसीहत कबूल करे। मैं इसे पढ़ता हूँ और साथ में इसकी वजाहत करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं मुख्तसर वजाहत करूँ, जामे वजाहत करूँ, ताकि आपको अगर डाउनलोड करना पड़े तो इसके MBs कम हो, इसका वक्त कम हो और बोरियत भी ना हो और आपका मकसद और मेरा मकसद भी हल हो जाए। आओ कब तलक गिलाए शोमिए तकदीर करें, कब तलक मातमे नाकामिए तदबीर करें, कब तलक शेवने जोर फलक पीर करें, कब तलक शिकवाए बेमहरिए अय्याम करें, नौजवानाने वतन आओ कोई काम करें। तो दरअसल ये जो मिसरा है आखिरी उससे ही ये बताया जा रहा है या ज़ाहिर हो रहा है कि मजीद अमजद जो हैं नौजवानाने वतन से मुखातब हैं और कह रहे हैं क्या नौजवानों आओ मेरी यानी मेरी बात सुनो। और बताना असल में वो ये चाह रहे हैं कि जब बचपने से नौजवानी की तरफ सफ़र तय करता है एक इंसान, तो नौजवानी में जज्बे जवान होते हैं, उमंगें ख्वाहिशात जवान होती हैं और वो अपने लिए जब इर्द गिर्द मुआशरे में लोगों कामयाब लोगों को देखता है या जो भी उसकी फितरी रुझान होता है, उसकी फितरत में तबीयत में जिस तरह की उसकी तबीयत होती है, अगर वो पैसा पसंद करने वाली तबीयत लेके दुनिया में आया है तो वो पैसे वालों को देख के बहुत ज़्यादा उनसे मुतासर होगा। अगर वो हिम्मत जुर्रत और अखलाकियात वाली कदरें लेके आया है तो वो उनको देख के इंस्पायर होगा। इंस्पायर का लफ्ज़ अंग्रेज़ी का है लेकिन यानी मुतासर होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि बल्कि मैं कोशिश ही करता हूँ कि उर्दू के जो लेक्चर है, अब लेक्चर भी अंग्रेज़ी का ही वर्ड है लेकिन लफ्ज़ है, लेकिन उसमें हम थोड़ी सी मिलावट हो जाती है। अब उर्दू का दामन इतना वसी हो गया है, वो अब मजबूरी भी है क्योंकि उर्दू पे अब तहकीकी काम ही बहुत थोड़ा हो गया है, लिहाजा फिर अब हर लफ्ज़ ही उर्दू में शामिल होता जा रहा है। तो बताना ये चाह रहे हैं मजीद अमजद कि जब इंसान इर्द गिर्द देखता है तो फिर लोगों से मुतासर होकर अपने लिए मकासद का मनाजिल का तयन करता है और वो कहता है कि मैं ज़िंदगी में ये करूँगा। तो जब वो नहीं कर पाता, अपने उन मकासद में कामयाब नहीं हो पाता, किसी ने आर्मी में जाना है वो कमीशन के अप्लाई करता है, नहीं हो सकता, बिज़नेस के लिए अप्लाई करता करता है, नहीं हो सकता, जो जॉब वो चाहता है नहीं हो सकता, जो डिग्री वो लेना चाहता है उसमें नंबर कम आते हैं, तो फिर वो क्या करता है, वो तकदीर पे गिला करता है। तो माने शोमिय तकदीर के माने हैं बुरी किस्मत। पहले मैं माने लिखवा दूँ थोड़े से। और मातम का मतलब भी है रोना धोना। शेवने जोर, शेवने जोर का मतलब है जुल्म सितम जब होता है इंसान पे
तो वो जो चीखो पुकार करता है ना, उसे शेवने जोर कहते हैं। और इसी तरह शिकवा भी वही है। और बेमहरी का मतलब है कि जो दुनिया का जुल्म है, या जो हालात का जुल्म है, या जो कह लें ज़माने का जुल्म है, जो भी इसका नाम दिया, यानी जो इंसान जब नाकाम होता है तो जो वो तो अपने कह लें राह में आने वाली हर चीज़ को फिर अपना दुश्मन समझता है ना, तो उसी को वो जालिम कहता है। तो शायर कहता है कि ए नौजवानों, कब तक बैठे हुए हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओगे? एक मंजिल पे अगर नहीं पहुंच पाए तो दूसरी मंजिल का रास्ता इख्तियार कर लो और आगे बढ़ो। कब तक बैठ के अपनी तकदीर पे गिले करते रहोगे? कब तक मातम करते रहोगे, आहजारी करते रहोगे, चीखते रहोगे, रोते रहोगे और आंसू बहाते रहोगे, और एक मंजिल के खो जाने पे ही इतना रोओगे कि आंसू ही ख़त्म हो जाएंगे। कब तक शेवने जोर फलक पीर करें? अब फलक का मतलब आसमान, पीर बुजुर्ग को कहते हैं, बूढ़े को भी कहते हैं। ये इस्तारा है, ये अलामत है। दरअसल फलक पीर का मतलब है पुराना आसमान, बूढ़ा आसमान, या हमेशा से जो ऊपर की तरफ जो फिज़ा है, हमेशा से कायम आसमान। तो अलामती तौर पे ये ऊपर की तरफ इशारा किया है शायर ने। क्या नौजवानों, जो तकदीर ऊपर से नाजल होती है उसका गिला क्यों करते हो? और जो ज़मीन पे कब तक शिकवाए बेमहरी अय्याम करें, और जो ज़मीन पे दिन और रात गुजर रहे हैं उसका शिकवा कब तक करोगे? इस शिकवे से तो कुछ हासिल नहीं होगा, शिकवे से कोई मकसद हासिल नहीं होगा। नौजवाना ने वतन, आओ कोई काम करें। तो क्यों ना हम इस शिकवे को छोड़ें, इस रोने धोने और मातम को छोड़ें, आहजारी को छोड़ें, दूसरों पे गिला करना छोड़ें। हम कोई काम करते हैं, यानी अपने लिए एक और काम ढूंढते हैं ना। ज़िंदगी में कोई कभी एक मंजिल का तयन करना चाहिए कि वही मिलेगी, क्योंकि ये तो सिर्फ रब की शान है कि जो वो चाहता है वो होता है। आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था कि एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, उन्होंने दूसरों अपने मुरीद को नसीहत की कभी खुदा ना बनना। तो उन्होंने पूछा इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा कभी ये ना चाहना कि जो मैं चाहूँगा वो होगा, वो ये सिर्फ खुदा की शान है। तो ये मैंने आपको पहले भी कभी बताया होगा, नहीं तो ये यहाँ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये मैंने जो बंद है, ये अगर इम्तिहान में आया तो ये बंद आएगा। आपने इसकी जो तशरीह है उससे पहले इसकी हैयत बयान कर देनी है। ये मुखम्मस है, ये तरजीह बंद है, इसमें टेप का मिसरा है। जब ये तीन चीज़ें आप बयान कर देंगे और इसकी तशरीह आपने इकट्ठी करनी है। आपने इसको बिल्कुल ऐसे नहीं करना कि आओ कब तक शेख किलाए शोमी तकदीर करें, कब तक मौतम नाकामी तदबीर करें। ये पहला शेर हो गया तो आपने हेडिंग दे दिया पहले शेर और नीचे उसकी तशरीह कर दी, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपने पूरे बंद का सिर्फ एक पहला लिखना है मिसरा, शोमी तकदीर करें, आगे डॉट लगा देने हैं आपने, और उसके नीचे पूरा 1.5 सफ़े की इकट्ठी तशरीह करनी है, लेकिन इसी तरतीब के साथ करनी है। तो 6 में से आपको 5 नंबर या 5.5 नंबर लाजमी मिलेंगे अगर आप ये तीन चीज़ों का जिक्र कर दें। एक इसकी हैत का यानी मुखम्मस है, ये तरजीबंद भी है, और इसमें टेप का मिसरा भी ये है, और इसके शायर का नाम भी ये है। अगर आपने ये जिक्र कर दिया तो उसके बाद बहुत सारी गलतियाँ और इमला की या कह लें अल्फाज की, या आपका जो अंदाज़ तहरीर है जिसे हैंड राइटिंग कहते हैं, लिखाई है जो आपकी, वो भी सरफ़ नज़र यानी उससे दरगुजर किया जा सकता है अगर आप इस अंदाज से इसकी तशरीह कर दें तो ये पहला बंद हो गया। उसके बाद जो अगला बंद है जो कि है कि आज बर्बाद ख़िज़ां है चमनिस्तान वतन, आज बर्बाद ख़िज़ां है चमनिस्तान वतन, आज महरूम तजल्ली है शबस्तान वतन, मरकज़ नाला व शेवन है दबस्तान वतन, वक्त है चारा दर्द दिले नाकाम वतन, नौजवानान वतन आओ कोई काम करें। तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें दोबारा वही वाला मिसरा जो है वो दोहराया गया है। चमनिस्तान बाग को कहते हैं, और बर्बाद का मतलब है बर्बाद हुआ हुआ। ख़िज़ां का मतलब है ऐसा मौसम जिसमें दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। चमन बाग वैसे ही होता है, उसी से चमनिस्तान बन गया। महरूम तजल्ली, तजल्ली कह लें ये जो रोशनी की जो किरण होती है। तो आज महरूम तजल्ली का मतलब है आज मेरे वतन में अंधेरा है। शबस्तान वतन, शबस्तान रात के वक्त जो रोशनी होती है ना, तो वो खूबसूरत जो मंजर सामने होता है उसको शबस्तान कहा है। यानी ये भी चमनिस्तान दिन का बाग और शबस्तान रात का बाग। मरकज़ नाला व शेवन है दबस्तान वतन। अब नाला व शेवन रोना धोना, दबस्तान वतन, वतन के बारे में कहा है कि वतन का हर जो हिस्सा है
उसमें रोना धोना है, हर तबका फ़िक्र, हर जो नुक्ता नज़र है, हर शख्स ही रो रहा है। वक्त है चाराए दर्दे दिले नाकाम करें, और ये वक्त है कि चारा का मतलब है हम उसका मदावा करें, कोई हल तलाश करें। दर्दे दिले नाकाम करें, दर्दे दिले नाकाम का मतलब है कि जो नाकाम दिल है ना, उसका कोई इलाज करें। नौजवाना ने वतन आओ कोई काम करें। तो जैसा कि पहले भी आपको जब भी नज़म की तशरीह करवाई है तो आपको मालूम ही है कि नज़म का चूँकि एक मरकज़ी ख्याल होता है, तो उसकी हर बंद की तशरीह में ना यकसानियत पाई जाती है, बार बार वही माने दोहराए जाते हैं। अब इम्तिहान में तो चूँकि वो एक ही बंद आता है तो वहाँ तो वो बेहतरीन हो जाता है, लेकिन जब हम यहाँ पढ़ेंगे या वैसे ही पढ़ेंगे और मैं तशरीह बार बार एक ही चीज़ को दोहराऊँगा, तो महसूस तो यही होगा कि जैसे मैं एक ही चीज़ को दोहरा रहा हूँ, लेकिन वो एक ही चीज़ नहीं दोहराई जा रही, दरअसल उसका मरकज़ी ख्याल बार बार पेश किया जा रहा होता है। तो मैं इसको दोबारा आपकी सहूलत के लिए जल्दी से बयान करता हूँ। आज बर्बाद ख़िज़ां है चमनिस्तान वतन। तशबीह दी है बाग से वतन को, और कहा है कि जैसे बाग या दरख्तों के ऊपर जब सख्त सर्दी का मौसम आता है, जाड़े का मौसम आता है, तो उसके पत्ते गिर जाते हैं। आज मेरे वतन पे ख़िज़ां का मौसम है, आज महरूम तजल्ली है शबस्तान वतन। फिर दिन से रात की तरफ शायर बढ़ता है और कहता है कि रात भी देखें तो तारीके में डूबी डूबी हुई है, ना चांद है ना सितारे हैं, रात को चमकने वाले जुगनू तक भी नहीं है। तो रात का जो बाग है वतन का वो भी उजड़ा हुआ है। मरकज़ नाला व शेवन है दबस्तान वतन। मेरे वतन का हर तबका ही परेशान है, और मरकज़ बना हुआ है नाला व शेवन का। नाला व शेवन का मतलब है रोना धोना, गिला शिकवा। हर शख्स गिला कर रहा है, ये नहीं वो नहीं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, अपनी ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। वक्त है चाराए दर्दे दिले नाकाम करें। अब भी वक्त है कि हम इस नाकामी को कामयाबी में तब्दील कर सकते हैं। तो शायर उसी तरफ इशारा करता है और कहता है कि नौजवाना ने वतन आओ कोई काम करें। तो ए मेरे वतन के नौजवानों, हम क्यों ना अपने नाकामी का गिला करें, तकदीर का गिला करें, क्यों ना हम आगे बढ़ें और कोई काम करें। इसमें दो तीन अशार जो बच्चे इस को थोड़ा सा समझ रहे हैं और चाह रहे हैं कि इसमें कुछ इजाफा भी किया जाए, तो अहमद फराज की गालबन नज़म है, उसका एक शेर है, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। यानी रात की तारीकी का गिला बहुत करते हैं लोग, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अपने हिस्से की कोई शमा जला के उस रात की तारीकी को दूर करते हुए चले जाएं। तो इस तरह फिर शायर जो है वो बात को आगे बढ़ाता है। ये दूसरे बंद की मैंने तशरीह कर दी। तीसरा बंद जो है, आओ उजड़ी हुई बस्ती को फिर आबाद करें, आओ जकड़ी हुई रूहों को फिर आज़ाद करें, आओ कुछ पैरवी मसलक फरहाद करें, ये नहीं शर्त वफा बैठ के आराम करें, नौजवाना ने वतन आओ कोई काम करें। बहुत खूबसूरत है ये, बेहतरीन है, पहले दो बंदों से ज़्यादा बेहतरीन इसमें शायर ने अपने ख्यालात की अक्कासी की है। उजड़ी हुई बस्ती का मतलब जो बर्बाद हो गई हुई बस्ती जहाँ लोग रहते हैं, बसते हैं। कहता है कि अगर मेरा वतन उजड़ गया है तो आओ उसको मिलके फिर आबाद करते हैं, आओ जकड़ी हुई रूहों को फिर आज़ाद करें। जकड़ी का मतलब होता है जिसे जंजीरों में जकड़ के कैद कर दिया जाता है, जो कैद की हुई रूहें हैं। अब ये भी अलामती तौर पे है, यानी ऐसी सोचें जो मुक़य्यद हैं। हम लोग हमारे मुआशरे में हम लोग चंद एक कह लें ख़यालात या मकतबा फ़िक्र की पैरवी करते हैं। मसलन हम अंग्रेज़ों से बहुत मुतासर हैं, हम उनके एक दो चीज़ों की पैरवी कर लेंगे, यानी हमारी रूहें जकड़ी हुई हैं दौलत की चकाचौंध में, इक़्तिदार की चकाचौंध में और मगरब की चकाचौंध में। और तो शायर कहता है कि ज़रा आगे बढ़ के इस जकड़ी हुई रूहों को आज़ाद करें। ये जो महदूद सोचने वाली रूहें हैं इनको ज़रा आज़ाद तो करें, कुछ अपनी ज़मीन, सकाफ़त, ज़ुबान, मुल्क, वतन, इन चीज़ों पे भी तो कभी गौर करें ना। और गैरों की बनाई हुई दुनिया में अकड़ के चलना और फिर अपने आप को आज़ाद कहना, ये एक गलत सोच की हामिल बात है।
तो शायर उसकी तरफ एक इशारा करता है और फिर कहता है, आओ कुछ पैरवी मसलक फरहाद करें। ये तलमी इसमें इस्तेमाल हुई है। फरहाद एक अफसानवी किरदार है। एक किसी खातून के इश्क में मुब्तला कोई शख्स फरहाद था, और उसको हासिल करने के लिए उसने एक नहर खोदी थी अपने कुल्हाड़े के साथ या अपने किसी औजार के साथ। उसे तीशा फरहाद भी कहते हैं, कुल्हाड़ा भी कह सकते हैं उसे, उसे हथौड़ी भी कह सकते हैं, जो भी उसका आले का नाम है। तो फरहाद, शीरी और फरहाद दरअसल एक अफसानवी किरदार हैं जो तलमी के मानों में इस्तेमाल होते हैं। इसे वो तलमी बना रहे हैं। तो कहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा काम करें जो आम रवायत से हट के हो, यानी नामुमकिन काम को करने जब कोई कर लेता है ना, तो हम उसे कहते हैं इसने फरहाद वाला काम किया है। यानी एक पहाड़ को काट के एक एक ही हाथ से, एक ही आले से, एक ही कुल्हाड़े से, या आप उसे फाड़वा कह लें, पंजाबी में उसे कई बोलते हैं, एक शख्स कैसे एक पहाड़ काट सकता है और कैसे नहर निकाल सकता है। तो फरहाद का जहाँ नाम जब भी इस्तेमाल होता है वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने में इस्तेमाल होता है। शायर उसी की तरफ इशारा कर रहा है और कहता है कि आओ कुछ हम भी ऐसा काम करें जिसे लोग नामुमकिन समझते हों। ये नहीं शर्त वफा बैठ के आराम करें। इस मुल्क से, इस ज़मीन से, अपने वतन से वफा का ये मतलब नहीं है कि हम इस पे गिले शिकवे करें और आराम से बैठ जाएं, बल्कि आओ ना ज़रा उठ के कुछ काम करें। नौजवाना ने वतन, आओ कोई काम करें। लेक्चर ज़रा तवील हो रहा है जिसकी वजह से मैं बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ ताकि आप इसे ज़रा जल्दी से सुन लें। ये इसकी बुनियादी चंद एक बातें थी जो जिसमें मैंने आपको इसकी हैत बताई है, और इसका जो इसके बारे में कुछ तकनीकी बातें थी वो बताई है। इसके शायर के बारे में थोड़ा सा बताया है। मजीद अमजद जो हैं वो रवायती शायरी वाले शायर नहीं हैं। तो फ़िलहाल ये इस सफ़े पर जो लिखा हुआ है मैंने उसी की तशरीह और आज के लेक्चर को मुख्तसर करने की कोशिश की है ताकि आप इसे समझ पाएँ। कल इंशाल्लाह इसका अगला हिस्सा पढ़ेंगे।